तो आज हम बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 इसे हम डिटेल में करेंगे। अराउंड हम 5 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं ये चैप्टर को अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। ओके, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू गो स्टेप बाय और हर एक टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम टॉपिक को इजीली समझें। पहले तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अभी फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जो हम मेजर कर सके। जैसे कि हम कंसिडर करें 1 kg। 1 kg में जो है या फिर हम 20 kg कहें तो ये हम मेजर कर सकते हैं वैल्यूज। यहाँ पे एक डिफरेंस हमें पता चल रहा है कि अगर केवल हम 20 लिखते हैं तो फिर हमें पता नहीं चल रहा है ये वेट के लिए है या फिर लेंथ के लिए मेजर कर रहे हैं। ओके, अगर हम 20 kg साथ में लिखते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम वेट के लिए मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे जो 20 है वो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है। 20 स्टैंड्स फॉर दी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो साथ में kg जो यूनिट है ये यहाँ पे लिखा है, तो kg यूनिट की काम कर रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा दो चीज़ों से बना रहता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम कहें और दूसरा यूनिट। दोनों के बिना हम कभी भी कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे अगर देखें तो फिजिकल क्वांटिटी जो है टाइम हो सकता है, जैसे कि 20 सेकेंड्स कहे, 35 मिनट्स कहे या फिर 4 आवर्स कहे। डिपेंडिंग अपॉन यूनिट अलग अलग वैल्यू हो रहा है टाइम का। उसके अलावा वेलोसिटी हो सकता है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि 20 मीटर्स पर सेकेंड हो सकता है या फिर 3 किलोमीटर्स पर सेकेंड या फिर 3 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो दिख रहा है यूनिट्स का डिफरेंस। उसके अलावा वेलोसिटी के अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि फोर्स जैसे कि 20 न्यूटन हो, ओके, या फिर 35 न्यूटन या फिर 36 डाइन। डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि सीजीएस और एसआई सिस्टम में क्या डिफरेंस है। बस इतना याद रखो कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज जो दो चीज़ों से बना रहता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप कंसिडर कर दो उसमें। फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है वो है मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट है। पहला जो सिस्टम हम डिस्कस करेंगे वो होगा सीजीएस सिस्टम। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड्स। तो ये जो है ये लेंथ का मेजरमेंट कर रहा है यहाँ पे। ग्राम जो है मास का मेजरमेंट दे रहा है और सेकेंड जो है ये टाइम का मेजरमेंट दे रहा है। तो एक जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ओके, सेकेंड्स है, ये जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है ये हमें बेसिकली सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स में मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो सिस्टम है जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो है एफपीएस सिस्टम। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और वापस एस मतलब सेकेंड्स। जो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है, ओके, ये भी एक टाइप का सिस्टम है जो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे। ओके, पाउंड को हम यूनिट एलबी रहता है, फुट का यूनिट एफटी रहता है और सेकेंड्स को आप सेकेंड्स ऐसे लिखते हो। ओके, अभी इसके अलावा एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप देखें वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में एम स्टैंड करता है मीटर, के होता है केजी या फिर किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड्स। ये सबसे रिसेंटली यूज्ड या फिर सबसे कॉमनली यूज्ड है और एमकेएस को अभी जो मॉडिफाई करके नाम दिया है वो है एसआई सिस्टम।
एसआई सिस्टम जो है ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। जो एमकेएस को कन्वर्ट किया है उससे ही एसआई सिस्टम डेवलप हुआ है। तो ये जो थे अब तक के हमने डिस्कस किया पहले फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की आवश्यकता रहती है अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना है। सेकेंड हमने जो डिस्कस किया था वो थे अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे कि एमकेएस हो गया। ओके, इसके पहले किया था सीजीएस, और फिर हमने एफपीएस, और फिर हमने किया एसआई सिस्टम। अभी थर्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेन जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। हर सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जो है टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 यूनिट्स हम पहले डिस्कस करेंगे। पहला जो है फंडामेंटल यूनिट्स, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट है लेंथ के लिए। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। दूसरा हम लिखेंगे उसका यूनिट, और तीसरा हम वो सिंबल के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। और लास्ट में हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में बाद में हमें यूज होगा, जो है डायमेंशनल फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। ये अभी आप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आगे देखेंगे। जैसे जैसे चैप्टर डिस्कस होते जाएगा वैसे आपको पता चलेगा कि सिंबल्स कौन सा यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मेट के लिए। ओके, तो पहले तो लेंथ से स्टार्ट होता है। लेंथ के लिए जो है हम यूनिट कौन सा कॉमनली यूज करते हैं, हमने कहा कॉमन हम एमकेएस लेते हैं, तो एम में लेंथ होता है मीटर। ओके, और इसके लिए सिंबल स्मॉल एम होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी है आफ्टर लेंथ, जो सेकंड क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे वो है मास। मास के लिए यूनिट है किलोग्राम, और इसके लिए जो यूनिट का सिंबल है वो है स्मॉल लेटर में केजी। थर्ड जो है वो है टाइम। टाइम के लिए यूनिट हम यूज करते हैं सेकेंड्स। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में हम सिर्फ एस लिखते हैं, स्मॉल लेटर एस। ओके, और यहाँ पे सारे जो यूनिट्स है उसके लेटर स्मॉल, एम भी स्मॉल है, के भी स्मॉल है, एस भी स्मॉल है, ये रूल होता है। ओके, कंप्लीट यूनिट का नाम लिखते वक्त स्मॉल लेटर में लिखना रहता है। अभी आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट जो है वो है केल्विन। यहाँ पे भी के स्मॉल है, लेकिन जो सिंबल है ना उसमें के कैपिटल है। केल्विन को आप कैपिटल में लिखते हो, लेकिन ये स्मॉल है। ओके, यूनिट का नाम। फिफ्थ आफ्टर टेम्परेचर जो आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और सिंबल होता है कैपिटल ए। उसके बाद सिक्स्थ वाला होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका यूनिट होता है कैंडेला। सिंबॉलिकली देखे तो स्मॉल लेटर में सीडी। और सेवेंथ और लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी बात करने वाले हैं वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल, और सिंबॉलिकली हम MOL लिखते हैं। तो ये हुआ अपना टेबल जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका यूनिट और उनका सिंबॉलिक फॉर्मेट। डायमेंशनल फॉर्मेट हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर आपको देखना है कि लेंथ के लिए कौन सा है तो कैपिटल लेटर L होता है जिसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर मास के लिए हम कैपिटल M लिखते हैं ब्रैकेटेड फॉर्मेट में। वैसे ही टाइम के लिए कैपिटल T लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए जो फॉर्मेट होता है वो केल्विन होता है, के होता है, केल्विन नहीं। फिर करंट के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल A ब्रैकेट में, या फिर आप इसे कैपिटल I के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जो भी पसंद हो, दोनों में से कोई भी चलता है। इसके लिए CD ही रहता है। ओके, और मोल के लिए मोल ही रहता है।
लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते। ओके, ये कॉमनली आप यूज़ नहीं करते। सिर्फ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट, इनके ही यूज़ होते हैं। और कैसे यूज़ होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो हमने अब तक क्या डिस्कस किया? फिजिकल क्वांटिटी किया, सारे सिस्टम्स किए, और ये जो चार्ट था ये था फंडामेंटल क्वांटिटीज का चार्ट। ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। बेसिकली हमने 3 टॉपिक्स अब स्टार्ट करके समझे। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या पता चल रहा है, मतलब केवल इतने ही क्वांटिटीज नहीं है, इसके अलावा और भी होता है, जैसे कि वेलोसिटी, या फिर आप कहो एक्सीलरेशन, ये सारे भी होते हैं। लेकिन ये चार्ट में ये सारे डिस्कस क्यों नहीं किए गए? क्योंकि इनके अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कुछ नहीं, लेंथ होता है। ओके, मतलब मीटर, और टाइम क्या होता है? सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ? ये एक ऐसा क्वांटिटी था जो अपने मेन टेबल फंडामेंटल क्वांटिटीज के टेबल से ही आया। मीटर्स भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी में था, सेकेंड्स भी था, मतलब वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, वैसे ही इसके अलावा और जो भी क्वांटिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो वैसे ही होने वाले हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिस्ट में आते हैं। तो ये 7 जो क्वांटिटीज है उन्हें अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी क्वांटिटीज के यूनिट्स भी आप निकाल पाओगे। तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये हमारा 4th टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज में से हम पहले तो वेलोसिटी डिस्कस कर चुके हैं, उसे वापस से देखते हैं। जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है उसका यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम सेकेंड। तो ये डिराइव हुआ मीटर्स पर सेकेंड। अब वैसे ही दूसरा देखते हैं, वेलोसिटी की तरह एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर्स पर सेकेंड ऊपर से, और टाइम सेकेंड्स, तो टोटल क्या हो गया? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सेकेंड जो है क्या होता है यहाँ पे? मीटर्स पर सेकेंड, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड। अभी बेस सेम है, सेकेंड के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और 1 इंडाइसिस के रूल से देखो तो कोई भी अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके जो टॉप में आप जो लिख रहे हो 1, ये दोनों ऐड होते हैं। तो क्या हुआ? मीटर्स पर सेकेंड, 1 + 1 जो हो गया मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझा रहेगा आपको? तो ये जस्ट डिटेल में दिया है ताकि आप समझ लो कि कैसे पावर्स को हम ऐड अप कर देते हैं जब बेस क्वांटिटी सेम होता है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, उसके अलावा एक्सीलरेशन के अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है? केजी, और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही से देखो। ओके, तो मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को दूसरा नाम दिया है जो है न्यूटन। ओके, तो बस इतना ही एग्जाम्पल्स देखो डिराइव्ड क्वांटिटी में। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अभी मास का यूनिट क्या हुआ? केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड, तो नेट इसका क्या हो गया? केजी मीटर्स पर सेकेंड। तो इतने एग्जाम्पल्स हमने देख लिए डिराइव्ड क्वांटिटीज, और हम आगे देखेंगे जब हम डायमेंशंस को भी समझेंगे तो साथ में पढ़ सकते हो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले तो जो हमने ऐसे ब्रैकेट में लिखा था m मास के लिए, ये जो था ये एक डायमेंशनली रिटन फॉर्मेट था। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। सारे जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं
वो दे कैन बी डिराइव्ड, ओके, फ्रॉम बेस क्वांटिटी। सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उन्हें हम कैसे डिराइव करते हैं, बेस क्वांटिटी से। वो हमने देखा वेलोसिटी कैसे हमने डिराइव किया था। अभी पावर ऑफ, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। पावर ऑफ या पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, ओके, दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी into the expression of a physical quantity. पावर को आप एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हो, कि पावर ऑफ अ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। ये वो बेस क्वांटिटी का क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ द बेस क्वांटिटी। तो एक एग्जाम्पल देखते हो, बाद में आपको डेफिनेशन भी समझेगा क्या कह रहा है। सपोज आप फोर्स कहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। मास को आप कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला दिया था, m, अपने वो चार्ट में मास के लिए दिया था m। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी इसे और भी ओपन अप कर दो, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। और बाद में जो एग्जिस्टिंग ये जो टाइम था वो वापस से लिख दो। पहले आपने वेलोसिटी को लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और बाद में अब टाइम वैसे ही वापस से नीचे लिख दो। अभी ये जो सारे अपने काफी बेस क्वांटिटी के फॉर्मेट में आया है। डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है, लेंथ के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, तो उसके लिए जो सिंबल था वो एल था, राइट। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या था, एल था। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ के फॉर्मेट से होता है। टैबुलर फॉर्मेट में हमने देखा था कि लेंथ के बाजू में डिस्प्लेसमेंट था, एल, कैपिटल एल था। टाइम के लिए अपने सिंबल दिया था कैपिटल टी, ओके। टेम्परेचर से कंफ्यूज मत करना, टेम्परेचर के लिए हमने सिंबल दिया था कैपिटल के, ओके। टाइम के लिए हमने डायमेंशनल सिंबल कैपिटल टी। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स एड अप होता है, तो ये हुआ m l और नीचे t स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आना चाहता है, तभी क्या होगा, +2 है ना, t के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो t टू पावर -2 होगा, ml t टू पावर -2। और इसे पूरा अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ऊपर क्या, किसके बारे में बात कर रहे थे, फोर्स के बारे में। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, फोर्स। फोर्स को आप ऐसे ब्रैकेट में देखो, तो ये क्या था, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे, क्वेश्चन में क्या था, हम बात कर रहे थे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, बेसिकली m के ऊपर जो वैल्यू है, l के ऊपर जो वैल्यू है और t के ऊपर जो वैल्यू है वो डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पे देखो, डायमेंशंस जो यहाँ पे दिए हैं ऑफ मास इज इक्विवेलेंट टू 1। ये समझा, m के पार कुछ नहीं मतलब 1 होता है। वैसे ही आप बाद में वापस से लिखोगे, डायमेंशंस ऑफ लेंथ लिखोगे, और लेंथ के ऊपर कौन सा पार है, 1, तो 1 लिखोगे। वापस से डायमेंशंस ऑफ टाइम लिखोगे, और टाइम के ऊपर t के ऊपर कौन सा पार दिया है, t टू पावर -2, तो -2 लिखोगे। तो ये था डायमेंशंस। ये क्या हुआ, डेफिनेशंस के हिसाब से पार या फिर एक्सपोनेंट्स, पार या फिर एक्सपोनेंट्स। किसके एक्सपोनेंट्स, ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्यों कहा है, क्योंकि मास, लेंथ, टाइम ये बेस क्वांटिटी के चार्ट में आया था। मतलब कॉमनली एग्जिस्टिंग 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस किए थे उन्हें बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, तो उनमें से ही आते हैं। तो उनके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं। और ये अगर इक्विवेलेंट टू साइन है, ओके, और लेफ्ट साइड पे आप ऐसे लिखते हो फोर्स को ब्रैकेट में, और राइट साइड में ऐसे, तो ये जो साथ में सब कुछ देखोगे ना, तो साथ में इसे कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन में एक इक्विवेलेंट साइन है जो LHS और RHS को इक्वल कर रहा है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो ये क्या हुआ, डायमेंशनल इक्वेशन।
और डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या है, केवल इतना पोर्शन, ये जो दिख रहा है कंप्लीट अगर देखो तो डायमेंशनल इक्वेशन होता है, लेकिन केवल ये पोर्शन जो राइट साइड पे है इसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हो। तो 3 टर्म आपने सीखा, एक डायमेंशनल इक्वेशन, एक डायमेंशनल फॉर्मूला और एक केवल डायमेंशंस। तो डायमेंशंस मतलब डायरेक्टली ऐसे शॉर्टकट लिखो, पार ऑफ बेस क्वांटिटी, बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख दो साइड में। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है, ओके। और डायमेंशनल इक्वेशन मतलब इक्विवेलेंट टू साइन होना चाहिए, जिसमें LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ताकि आप समझ सको कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ओके। तो ये हुए डायमेंशनल क्वांटिटीज जिसके बारे में हमने डिस्कस किए। अभी आगे हम बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे देखेंगे जो कॉमनली पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले तो फोर्स देखा था, अभी हम बेस से स्टार्ट करेंगे। पहले तो एरिया, एरिया जो होता है वो L इंटू एल, मतलब दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, जो हम L² लिखते हैं। तो L² को आप अगर डायमेंशनल फॉर्मेट में लिखो तो L² ऐसे लिख दोगे। फोर्स का देखो और इसका देखो, तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या हुआ, डायमेंशंस क्या हुआ, 2 हुआ। डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 2। और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, L²। और अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखना होगा तो वो होगा एरिया ऐसे ब्रैकेट विच विल बी इक्विवेलेंट टू L²। तो ये तीनों हमने पहले से ही समझ लिया। अभी एरिया के बाद जो दूसरा यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम यूज करेंगे L3, डायरेक्टली लिख दो L⁻3। तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या हुआ, 3 हुआ, ओके। वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड जो है इसके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है पहले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए L यूज करते हैं, टाइम के लिए T, और T जब ऊपर चला जाता है तो L_T−1, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। स्पीड के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, ओके, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड के लिए हमने फाइंड आउट किया L_T−1, तो L_T−1 ऐसे लिख दो। टाइम के लिए क्या लिखोगे, T, तो टोटल क्या होगा L_T−1, और ये T नीचे से ऊपर जा रहा है तो वापस से उसका T−1, ओके। अभी सेम T और T सेम है, राइट, जो बेस है वो सेम है, तो ऊपर के पार्ट्स क्या होंगे, एड अप होंगे। तो -1 प्लस ऑफ -1 क्या होगा, L_T−2। ये देखो -1 -1 ये दोनों ऐड होंगे तो होगा -2। तो इसका जो होगा L_T−2 एक्सेलरेशन के लिए। अभी एक्सेलरेशन के बाद जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है फोर्स। फोर्स हमने डिस्कस किया था मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m है और एक्सेलरेशन के लिए हमने देखा L_T−2, तो नेट होगा mL_T−2। फोर्स के बाद हम नेक्स्ट करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हम यूज करते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए हमने देखा L_T−1, ओके, ऊपर देखा था, यहाँ पे देखो L_T−1, तो ये हो गया mL_T−1, और इसे पूरा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। मोमेंटम के बाद आएगा वर्क। वर्क के लिए या फिर एनर्जी के लिए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ओके। वर्क के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या आया फॉर्मूला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, ऊपर, ये फोर्स के लिए है mL_T−2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब वापस से एक L से मल्टीप्लाई करना, तो L और L का एडिशन होगा, पार्ट जो होगा mL, 1 + 1 2 और T−2। तो ये होगा हमारा फोर्स के बाद एनर्जी और वर्क का, ओके। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है। इसके बाद करेंगे हम पावर या फिर पावर। पावर के लिए जो है फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क के लिए हमने देखा अभी mL² T-2,
और नीचे टाइम है, राइट, टाइम के लिए टी। ये नीचे वाला टाइम ऊपर जाएगा तो t माइनस 1 ऊपर जुड़ेगा, राइट। तो m l स्क्वायर t माइनस 2 और ऊपर ये -1 आएगा तो ये -1 मतलब m l स्क्वायर t माइनस 3। तो ये हुआ हमारा पार। पार के बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेंसिटी। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास के लिए हम लिखते हैं m, वॉल्यूम के लिए l क्यूब, तो टोटल हो गया ml माइनस 3। डेंसिटी होने के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स हमने डिस्कस किया था ml माइनस 2 होता है और एरिया होता है l स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर ऊपर आएगा तो -2 होगा, राइट। तो m l, ये 1 तो पहले से ही था और ऊपर ये -2 आ रहा है और t माइनस 2। अभी इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा m l माइनस 1 t माइनस 2। तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ये t माइनस 2 है। तो ये हुआ हमारा प्रेशर। प्रेशर के बाद हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपको फ्लूइड्स चैप्टर में आएगा, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आप कॉमन डायमेंशंस में आने वाले क्वेश्चंस टैकल कर सको। ओके, सरफेस टेंशन जो है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका भी सेम टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर और नीचे वाला, तो यहाँ पे भी सेम डायमेंशंस आएगा m l माइनस 1 t माइनस 2। जो प्रेशर के लिए आया था वही आएगा, ओके, जो हमने देखा था m l माइनस 1 t माइनस 2। सरफेस टेंशन के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है कॉमनली पूछा हुआ, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप कॉमनली यूज करने वाले हो हाफ mv स्क्वायर। अभी हाफ, आपको एक चीज याद रखना है, जो भी नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये जो नंबर यहाँ पे दिया है इसका कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है, केवल कोई भी मास ऐसे वेलोसिटी जो बेस क्वांटिटी से उसका ही डायमेंशन होता है। तो इसका डायमेंशन नहीं है, 0 नहीं, जस्ट 1 कर दो। मास का डायमेंशन m लिखो और वेलोसिटी का l t माइनस 1 है और ये पूरे का स्क्वायर है। तो आप जब फाइंड करोगे तो आपको आएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ओके, तो ये हमने डायमेंशंस जो कॉमन वाले हैं वो देख लिए। अभी और भी अगर देखने हैं तो काइनेटिक एनर्जी के अलावा ग्रेविटी आता है। ग्रेविटी जो है इसका फॉर्मूला होता है l t माइनस 2, क्योंकि ग्रेविटी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर से आप करो l, सेकेंड से आप करो t, और ये 2 है t स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर लेंगे तो l t माइनस 2 होगा। ओके, उसके बाद ग्रेविटी के अलावा टॉर्क भी देख सकते हो, ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आएगा आपको, लेकिन जस्ट फॉर्मूला याद रखने के लिए टॉर्क जो है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सब्सटेंस को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही कर दो, F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिस्प्लेसमेंट भी आर परपेंडिकुलर की तरह काम कर सकता है। फोर्स ml t माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट l, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। टॉर्क के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का फॉर्मूला भी फ्लूइड्स में आएगा आपको। विस्कोसिटी के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, फोर्स जो एक्ट कर रहा है स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जो लिक्विड में गिर रहा है, सपोज ये लिक्विड है और यहाँ पे एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड में फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, ये जो फोर्स है उसका फॉर्मूला दिया है 6 पाई नीटा आर पी। जो नीटा है ये है विस्कोसिटी, आर जो है वो रेडियस है, जो हमने स्पेरिकल बॉल लिया है उसका रेडियस है, वी मतलब जिस वेलोसिटी से वो बॉल नीचे गिर रहा है, और एफ मतलब उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, अभी इसमें जो है फोर्स है, लेकिन 6 और पाई ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, तो इनके कोई भी डायमेंशन नहीं रहेंगे, इसका डायमेंशन 1 लो। फोर्स का लेके रखो ml t माइनस 2। ओके, नीटा का आपको फाइंड करना है, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब नहीं लेंथ होता है,
v मतलब वेलोसिटी, तो lt माइनस 1। ओके, अभी जब इसको सॉल्व करोगे तो नीटा का जो वैल्यू आएगा वो होगा m l माइनस 1 t माइनस 1। ओके, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बाद आप थोड़े क्वेश्चंस देखो, ओके, जो सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि बेसिकली डायमेंशंस आपको समझा या नहीं। अगर हम कहें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो ये आप कैसे करोगे? पहला स्टेप होगा, आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो फॉर्मूला में आता है उसके बारे में सोचो। तो आपको एक फॉर्मूला तो पता रहेगा, F इक्विवेलेंट टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे G जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो G को एक साइड रखो और बाकी सारे को शिफ्ट कर दो। तो G एक साइड पे है तो F के साथ r स्क्वायर, ओके, और ये m1 m2 नीचे आएगा। अभी इसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला में, इसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला फिट कर दो। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला था ml t माइनस 2, ये बाय हार्ट करके रख दो, फोर्स कॉमनली रहता है। फिर r स्क्वायर, r मतलब लेंथ के हिसाब से होता है तो l स्क्वायर, मास मतलब दोनों मास मल्टीप्लाई हो रहा है तो m स्क्वायर। अभी जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखें तो फ्रीक्वेंसी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, फ्रीक्वेंसी डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड के लिए आपने बेस क्वांटिटी में देखा था, उसे सिंबलिकली हम कैपिटल T रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T⁻⁻1। तो ये सारे जो थे हमने डिस्कस कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता रहना है, वो है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, जिनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। ये इसका मतलब क्या? अब तक तो हमने देखा जो पाई रहता है या फिर 2 रहता है, नंबरिकल वैल्यू, इनमें डायमेंशंस नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी कुछ है जिनमें नहीं होता है। पहले है एंगल। एंगल का मतलब अगर आप कहें साइन थीटा, तो ये जो थीटा है ये डायमेंशन लेस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके रखो, एग्जाम्पल साइन CT स्क्वायर। ओके, और इसका आपको कह रहा है कि C का डायमेंशंस फाइंड करो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ C। तो पूछ रहे हैं फाइंड डायमेंशंस ऑफ C। ये आपका क्वेश्चन दिया है। पहले तो आपको पता है एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो ये जो साइन के ब्रैकेट में जो भी लिखा है ये थीटा है, तो CT स्क्वायर जो है ये डायमेंशन लेस, मतलब इसे आप m0 l0 t0 करके लिखो, ओके, और ब्रैकेट रखो। m0 l0 t0, इसके जगह पे डायरेक्टली आप 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो CT स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 1। ये पहले आप ऐसे दिखा रहे हो कि ये डायमेंशन लेस है, जो थीटा है वो डायमेंशन लेस है करके आप दिखा रहे हो लिख के। बाद में डायरेक्टली इसके जगह पे ही 1 सब्सटीट्यूट कर दो। अभी C जो है वो हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी को अगर आप ऊपर लोगे तो क्या होगा, T⁻⁻2। और अगर आप डायमेंशनली T को लिखोगे तो आप कैपिटल T लिखोगे टाइम के लिए और -2 लिखोगे और ब्रैकेट। तो डायमेंशंस ऑफ C क्या हो गया, डायमेंशंस ऑफ C क्या हो गया इस -2। डायमेंशन मतलब पता है ना, पार, ये जो वैल्यू है इसे डायमेंशंस कहते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो उसे डायरेक्टली 1 से इक्वेट करके उसके साथ जो C था उसका वैल्यू फाइंड कर दिया, इसके डायमेंशंस अपने फाइंड कर दिए। तो ये था पहला वाला डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंगल। अभी दूसरा अगर देखें तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको ऑप्टिक्स में पता चलेगा क्यों ऐसा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये म्यू होता है सिंबलिकली, और इससे हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखते हैं ऊपर, और नीचे सिर्फ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो दोनों वेलोसिटी होते हैं ना, तो दोनों का m क्या होता है, LT-1 होता है। ऊपर भी LT-1, नीचे भी LT-1, तो ऊपर और नीचे कैंसिल होके डायमेंशन लेस हो जाता है वो क्वांटिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड एग्जाम्पल है। ओके, अभी इसके अलावा जो थर्ड एग्जाम्पल आप कंसिडर कर दो वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब देखो, डेंसिटी अगर रिलेटिव लेंगे ऑफ सपोज मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों डेंसिटी होते हैं। अगर डायमेंशनली हम वैल्यू डालें तो डेंसिटी का होता है ml-3 और नीचे भी ml-3, तो कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 1 आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब कोई भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी हो गया तो उसका खुद का डेंसिटी और नीचे वाटर का डेंसिटी हम लिखते हैं। तो वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज होते हैं डायमेंशंस के। इसके अलावा और भी थोड़े टर्म्स होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो इतने जो 3 है वो कॉमनली हम यूज करने वाले हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगैरिथमिक वैल्यूज है, ट्रिगो है, लॉग है, एक्सपोनेंट्स है, ये सारे भी डायमेंशन लेस है। एक्सपोनेंट्स मतलब अगर आप लिखे e⁻²x, तो ये जो 2x है ये होता है डायमेंशन लेस। लॉग में अगर आप लिखे लॉग ऑफ ct², तो ये जो ct है ये भी डायमेंशन लेस। ट्रिगो में आप लिख सकते हो tan ऑफ 5xc, ये लिख सकते हो, ये भी जो अंदर है वो भी डायमेंशन लेस है। तो ये सारे जो टर्म्स है डायमेंशन लेस है, ये हम क्वांटिटीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आगे अगर हम देखें बेसिकली डायमेंशनल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, हमने देखा था फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट और राइट साइड पे भी ml-t-2 करके हमने ब्रैकेट डाल दिया। ये था हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। अभी एक हाथ रूल है जो हमें याद रहना रहता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, तो ये क्या कहता है, जब भी हम इक्वेशन को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन में जो भी क्वांटिटीज ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर उनके जो डायमेंशंस है वो सेम होते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अगर हम लिखते हैं a प्लस pt इक्विवेलेंट टू ct², तो यहाँ पे a जो है ये bt से ऐड हो रहा है। ओके, मतलब a और bt का डायमेंशन सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ a विल बी इक्विवेलेंट टू डायमेंशंस ऑफ bt। तो ये रूल 1 कहता है जब भी हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी ऐड हो रहा है या फिर जो भी दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे ये और ये पूरा कंप्लीट, ओके, उनके जो डायमेंशंस है वो सेम होंगे। ऐसे मत करना a इक्विवेलेंट टू b, t क्या हुआ, t भी तो ऐड हो रहा है उसके साथ, तो a और इक्विवेलेंट टू bt होता है। उसके अलावा एक और रूल होता है इसमें, जो भी टर्म्स होते हैं ऑल टर्म्स ओके ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। इसका मतलब जो अभी ऊपर का ही एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो, जो a का डायमेंशंस है वही डायमेंशंस होता है ct² का, वही डायमेंशंस होता है ct² का, और वही डायमेंशंस होता है p इंटू टी का। मतलब LHS और RHS के भी डायमेंशन सेम करने हैं। ओके, और ये जो प्लस साइन है उन्हें सेग्रीगेट कर रहा है। अभी एक एग्जाम्पल इस पे लेंगे और फिर हम क्लास को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन दिया है x इक्वालेंट टू a प्लस bt प्लस ct² प्लस dt³। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि a, b, c और d इनके जो है आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं। x जो है वो लेंथ है,
ये दिया है आपको, और t जो है ये टाइम है, ये भी दिया है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? पहले तो आपको पता है जो ऐड होते हैं उनके डायमेंशन सेम है, तो a का डायमेंशन इक्विवेलेंट टू bt होता है, विच विल बी इक्विवेलेंट टू ct स्क्वायर, और इसके डायमेंशन इक्विवेलेंट टू dt क्यूब। लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो इस सारे के डायमेंशन x के भी इक्वल हो गए। ओके, तो ये दोनों को ही देखो, इससे क्या पता चल रहा है, a का डायमेंशन l है। ओके ओके, अभी आगे देखो, a और bt को देखो इन पोर्शन में, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, a इक्विवेलेंट टू bt, तो b का डायमेंशन हो गया a अपॉन t। a का डायमेंशन आपको यहाँ से पता चलेगा, a है l और t टाइम है, तो b का डायमेंशन l और t माइनस वन, अगर t ऊपर आ रहा है तो t माइनस वन। अभी a का हुआ, अभी नेक्स्ट टू पोर्शन को देखो, ct स्क्वायर जो है वो भी x से इक्वल है, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, या फिर कम काम करने के लिए ct स्क्वायर को x से इक्वल करो। ct स्क्वायर इक्विवेलेंट टू x है। ओके, तो डायमेंशन से लिखो, t स्क्वायर को t कैपिटल T स्क्वायर और x को l लिखो, तो c का डायमेंशन l, t स्क्वायर नीचे आएगा। ओके, t स्क्वायर अभी ऊपर जाएगा तो t माइनस टू होगा, c हुआ। अभी लास्ट dt क्यूब को यही x से इक्वल कर दो, सारे इक्वल है राइट, तो dt क्यूब इक्विवेलेंट टू x है, तो d का डायमेंशन होगा l अपॉन टी क्यूब, टी क्यूब ऊपर जाएगा तो l t रेज टू माइनस 3 होगा। तो ये थे डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस, जो दो रूल्स पे बेस्ड था, एक साथ हमने कर दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आप देख लो एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे। अगर x का वैल्यू दिया है आपको v नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस ई रेज टू माइनस अल्फा टी, ओके, और आपको डायमेंशंस में बोल रहे हैं कि x जो है ये लेंथ है और t जो है ये टाइम है, ये गिवन है। ये भी कह रहे हैं कि v नॉट जो है ये कांस्टेंट है, मतलब ये वेलोसिटी नहीं है। ओके, डायरेक्टली गेस मत करना, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसे समझो, और अल्फा दिया है ग्रेटर देन 1। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्फा और v नॉट जो है इनके डायमेंशंस फाइंड करो। तो पहले तो आप इक्वेशन देखो, एक्सपोनेंट्स के ऊपर जो भी लिखते हैं वो क्वांटिटी क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो अल्फा टी, ये जो ऊपर लिखा है, माइनस अल्फा टी भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस का कोई यूज नहीं है डायमेंशन में। तो अल्फा टी इक्विवेलेंट टू m0 l0 t0, इसे डायरेक्टली आप 1 कर दो और अल्फा टी लिख दो। तो अल्फा क्या हो गया, 1 अपॉन कैपिटल टी, मतलब t रेज टू माइनस 1। तो ये आपका डायमेंशन लेस वाले रूल से लगा। ओके, अभी नेक्स्ट फाइंड करना है v नॉट। v नॉट आप कैसे फाइंड करोगे? v नॉट जो है, पहले आपको इक्वेशन से ही आप समझो कि v नॉट को सब्सटीट्यूट करने के लिए आप अल्फा के सारे वैल्यूज डाल दो। x जो है वो लेंथ है, अल्फा आपको मिल गया अभी t माइनस 1। ओके, फिर 1 माइनस ई रेज टू माइनस अल्फा टी, तो ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो इसे लिखा नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि अगर ये लिखोगे भी तो 1 डाल दोगे साइड में। ओके, तो वही इक्वेशन को ऐसे लिख दो, x इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस ई रेज टू माइनस अल्फा टी। वही इक्वेशन हमने वापस से नीचे लिख दिया। अभी x की जगह पे l डालो, वी नॉट, अल्फा की जगह पे t माइनस 1 हमने फाइंड किया था, इसके जगह पे m0 l0 t0, इसका मतलब ही कुछ नहीं, 1 होता है। फिर v नॉट का हमें आंसर आया l t माइनस 1। ओके, तो ये जो है ये हमारा सोल्यूशन है। v नॉट हमने फाइंड किया, अल्फा हमने फाइंड किया। इसके अलावा और कुछ डाउट्स है तो पूछना कमेंट सेक्शन में।